रेशोज एंड प्रपोर्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेशोज। ए रेशो इज ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स और क्वांटिटीज। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स, फ्रैक्शन और कॉलन। द रेशो ऑफ ए टू बी इज रिटन एज ए रेशो बी इज इक्वल टू ए ओवर बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी बाय बी, और बी कैन नॉट बी ज़ीरो। रेशो ज़ीरो में नहीं होगी। ए टू बी, इसमें ये याद रहे कि हम इंग्लिश में लिखते हुए लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो अगर हम इसको रेशो ए टू बी को फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाना चाहें तो ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इज द रेशो 4/6 इक्वल टू द रेशो 12/16। हमने देखना है कि 4 और 6 की रेशो 12/16 के इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए हम इन दोनों को रिड्यूस फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसा कि हमने फ्रैक्शन के टॉपिक में रिड्यूस किया था फ्रैक्शंस को, इसी तरीके से रेशोज़ को रिड्यूस करके देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे के इक्वल आती हैं या नहीं। अब इन दोनों में 4/6 यानी कि 4 और 6 की रेशो में 2 कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये रेशो होती है 2/3। और 12/16 4 से कैंसिल होकर आ जाती है 3/4। अब ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं है। इस एग्जांपल में देखते हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज टेबल, और दूसरे साइड पर कॉस्ट ऑफ चेयर, यानी कि टेबल और चेयर की रेशो बतानी है कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ टेबल इज 200 एंड कॉस्ट ऑफ चेयर इज 120। अब इसको हम रिड्यूस फॉर्म में लाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकती है। 4 5 are 20 एंड 4 3 are 20। द रेशो बिटवीन टेबल टू चेयर कॉस्ट इज 5:3। वट इज द रेशो ऑफ 6 इंचेस टू 4 फीट। एक साइड पर दिया गया है 6 इंचेस, ये आपको इंचेस में दिया गया है, और दूसरे साइड पर फीट में दिया गया है। तो रेशो के लिए ज़रूरी ये है कि इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, इसलिए हम 4 फीट को 12 से मल्टीप्लाई करके इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि 48 इंचेस के इक्वल है। यानी कि 4 फीट इज इक्वल टू 48 इंचेस और 6 इंचेस। इन दोनों की रेशो हमने बतानी है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 6 है। 6 8 48। तो ratio of 6 inch to 4 feet is 1:8. In a certain calculus class, the ratio of the number of mathematics major to the number of students who are not mathematics major is 2:5. यानी कि मैथमेटिक्स और नॉन मैथमेटिक्स की रेशो दी गई है 2/5 की। If 2 more mathematics major were to be entered, अब मैथमेटिक्स में 2 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए हैं, जबकि नॉन मैथमेटिक्स में कुछ नहीं हुआ, तो इनकी रेशो 1:2 हो जाती है। यानी कि अब ये 1/2 के इक्वल हो गया। और हमने बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इसलिए अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5m इज इक्वल टू 2n आ गया, जबकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2m प्लस 4 इज इक्वल टू n आ जाता है। अब इस n को हम पहली इक्वेशन में यूज़ करते हैं। 5m इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू है 2m प्लस 4। ये यहाँ से हमने इसकी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी है, तो ये हो जाता है 5m इज इक्वल टू 4m प्लस 8 की, और ये इस साइड पर माइनस होने के बाद 5m माइनस 4m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 8। यानी कि मैथमेटिक्स मेजर के स्टूडेंट्स की तादाद 8 है। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालकर n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू m की जगह 8 आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू n।
इस तरह से 16 + 4 = 20, n की वैल्यू हमारे पास आती है 20, और हमने बताना था टोटल स्टूडेंट्स, तो ये हो गया m + n = 8 + 20, और टोटल स्टूडेंट्स की तादाद हो गई 28. पाकिस्तानी टीम won 8 games and lost 3. The ratio of games won to game played. अब आप इसमें देखें कि 8 गेम्स वन की हैं और 3 लॉस्ट, यानी कि टोटल गेम्स जो प्ले की गई हैं, गेम प्लेड = गेम वन प्लस गेम लॉस्ट = 8 won and 3 लॉस्ट. इसका मतलब है टोटल 11 गेम्स खेली गई, और हमने रेशो बतानी है, द रेशो ऑफ गेम्स वन टू गेम प्लेड. 1 to प्लेड, 1 है 8 और प्लेड है 11, तो इनकी रेशो आती है 8:11 की. शेयर फ्रॉम टोटल, ये वो क्वेश्चन हैं जिसमें हमें शेयर्स बताने होते हैं, जबकि हमें एक टोटल वैल्यू दी जाती है और जिन अशखास में वो डिवाइड करना होता है उनकी रेशो दी जाती है. जैसे कि अगर हमें दिया जाता है कि A/B 3:4 है और टोटल अमाउंट 2100 है, यानी कि हमें कहा जाता है कि 2100 को डिवाइड कर दें A और B में इन द रेशो ऑफ 3 and 4. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि शेयर ऑफ A अगर हमने मालूम करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे कि ये 3-4 के मीनिंग क्या है. ये लिखा हुआ है कि एक चीज़ के 7 पार्ट किए गए और उसमें से 3 पार्ट्स A को देने हैं और 4 पार्ट्स B को देने हैं, यानी कि ये जो 3 है ये एक्चुअली 3/7 लिखा हुआ है, यानी कि 7 में से 3 पार्ट्स, और ये जो 4 है ये 4/7 है, यानी कि 7 में से 4 पार्ट. तो हम शेयर ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका हिस्सा लिखते हैं कि ये 3/7 है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल अमाउंट से 2100 से, क्योंकि ये 3/7 हमें बताता है एक में से 3/7 A को मिलेगा और 4/7 B को मिलेगा. और जबकि क्वेश्चन के मुताबिक हमने 2100 में से बताना है कि A को कितना मिलेगा, तो 1 में से उसे 3/7 मिलता है, तो 2100 में से मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 2100 करने से, और ये कैलकुलेट करने से हमारे पास आ जाता है 900. इसी तरह अगर हमने शेयर ऑफ B बताना है तो हम कहेंगे कि रेशो ऑफ B ओवर सम ऑफ रेशो 4/7, यानी कि B को जो शेयर 1 में से मिलना था वो 4/7 था, और उसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि शेयर ऑफ B ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय 2100, यानी कि टोटल अमाउंट, और ये इक्वल आ जाएगा 1200. इसमें से हम देखते हैं कि ये इक्वेशन क्या बनती है. ये इक्वेशन बनती है कि अगर शेयर ऑफ A कैलकुलेट करना है तो इसकी रेशो ऊपर रखी जाएगी, रेशो ऑफ A, और नीचे सम ऑफ रेशो, यानी कि A और B या जितने भी पर्सन हैं उन तमाम की रेशोज का सम लिखेंगे और इसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिवाइड करनी है. जैसे कि आपने इस केस में देखा है कि जब हमने शेयर ऑफ A कैलकुलेट किया तो रेशो ऑफ A ऊपर लिखी गई, सम ऑफ रेशो 7 नीचे आ गया और इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह से जब शेयर ऑफ B कैलकुलेट करना था तो रेशो ऑफ B ऊपर आ गई, सम ऑफ रेशो नीचे आ गया और इसको टोटल अमाउंट जो कि डिवाइड करनी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया. एग्जाम्पल में देखते हैं. निशा हैज़ नेकलेस, ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स इन द रेशो ऑफ 7, 5 and 4, यानी कि नेकलेस, ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स, इनकी रेशो दी गई है 7:5:4. इफ़ शी हैज़ 64 ज्वेलरी आइटम्स, यानी कि टोटल ज्वेलरी आइटम 64 हैं. हाउ मैनी ब्रेसलेट्स डज शी हैव, यानी कि अब हमने
ब्रेसलेट का शेयर बताना है कि टोटल में से ये आइटम कितने हैं, तो शेयर ऑफ ब्रेसलेट इज इक्वल टू रेशो ऑफ ब्रेसलेट ओवर सम ऑफ रेशोज 7 + 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल 64, और ये हो जाता है 5/16 मल्टीप्लाइड बाय 64, और ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20, यानी कि टोटल 64 ज्वेलरी आइटम में से 20 ब्रेसलेट्स हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ए इफ यू आर टू डिवाइड ₹8,000, आपके पास है टोटल अमाउंट, टू मिस्टर ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:5। ए और बी की रेशो है 3:5, और हमने इसमें से शेयर ऑफ ए बताना है, तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए ओवर सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल, तो ये हो जाएगा 3/8, 8 इज द सम ऑफ 3 and 5 multiplied by 8,000, and this is equal to 3,000। ये शेयर ऑफ ए है। शेयर फ्रॉम शेयर, ये इस तरह से केस है कि ए और बी, यानी कि जिन लोगों को ये डिवाइड करना होता है या जो शेयर डिवाइड करने होते हैं, उनकी रेशो दी होती है, फॉर एग्जांपल 3:4 की रेशो, और इसमें अब टोटल नहीं दिया जाता बल्कि एक पर्सन का या एक एंटिटी का शेयर बताया जाता है। और जैसे कि इस एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि अगर ए और बी की रेशो 3:4 है और इसमें शेयर ऑफ ए 900 है, तो आप बताएं कि शेयर ऑफ बी क्या होगा। इसके लिए हम एक तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि शेयर ऑफ बी ओवर शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रेशो ऑफ बी ओवर रेशो ऑफ ए। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू रेशो ऑफ बी 4 ओवर रेशो ऑफ ए 3 मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ ए 900, ये आपके पास आ जाते हैं 1200 की। यानी कि अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो वो ये बनती है कि शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू शेयर ऑफ ए ओवर रेशो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रेशो ऑफ बी। देखिए एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मिस्टर जाहिद और मिस्टर शाहिद पार्टनरशिप रेशो इज, जाहिद और शाहिद की रेशो है 4:5। If Zahid get ₹80,000 as profit from the business, what is the share of Shahid? अब शेयर ऑफ जाहिद जो है वो 80,000 है और हमने शेयर ऑफ शाहिद बताना है, तो अब वही इक्वेशन शेयर फ्रॉम शेयर की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। शेयर ऑफ शाहिद ओवर शेयर ऑफ जाहिद is equal to ratio of Shahid over ratio of Zahid. Share of Shahid over 80,000, क्योंकि शेयर ऑफ जाहिद 80,000 है, is equal to ratio of Shahid 5 over ratio of Zahid is 4। तो शेयर ऑफ शाहिद इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, और ये आता है आपके पास 1 लाख। इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि 9 किलोमीटर फॉर ईच 5 miles। इफ ए पर्सन ड्राइव्स हिज कार फॉर 450 किलोमीटर, हाउ मैनी माइल्स डिड ही ट्रेवल? यानी कि किलोमीटर और माइल्स की रेशो दी गई है 9 किलोमीटर रेशो 5 माइल्स, और किलोमीटर के डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया किलोमीटर में
वो है 450 और हमने डिस्टेंस बताना है माइल्स में। तो हम लिखते हैं माइल्स ओवर किलोमीटर्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ माइल्स ओवर रेशो ऑफ किलोमीटर्स, यानी कि माइल्स हो गए जो हमने मालूम करने हैं और किलोमीटर 450 और रेशो है माइल की 5 और किलोमीटर की 9। और इस तरह से माइल्स इक्वल आते हैं 450 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 9। 9 को 45 से कैंसिल करें तो 5 आ जाएगा, यानी कि ये 50 हो गया और ये माइल्स की वैल्यू आती है 250। फॉर 450 किलोमीटर्स देयर मस्ट बी 250 माइल्स। ट्रिपल रेशो। इन केसेस में हमें इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें ए और बी यानी कि 2 की रेशो दी जाती है और फिर उनमें से एक को कॉमन लेकर अलहदा से दूसरे के साथ रेशो दी जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में द रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 2:7 एंड द रेशो बिटवीन बी टू सी, बी सी की रेशो है 2:3 और हमने बताना है कि रेशो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगी। इसको हम कहते हैं ट्रिपल रेशो। ट्रिपल रेशो मालूम करने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ए बी सी लिखते हैं और इसमें ख्याल ये रखना है कि जो दोनों के अंदर कॉमन है उसे दरमियान में लेकर है। इन दोनों में बी कॉमन है इसलिए हमने इसको दरमियान में रखा है। अब हमने लिख लिया ए बी सी और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंग्लिश की तरह से चलते हुए पहले हम ए और बी को ऊपर रखते हैं, यानी कि ए और बी की रेशो है 2:7 और इसके नीचे आता है बी और सी की रेशो 2:3। उसके बाद हम इनको इन एरोज़ की तरह आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ये है ए बी और सी की रेशो एक ही लाइन में, यानी कि ट्रिपल रेशो। एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ $5 यानी कि डॉलर्स 5 पाउंड इज 4, यानी कि डॉलर और पाउंड की रेशो है 5:4। फिर वो देता है 7 पाउंड स्टर्लिंग की कॉस्ट यूरो के साथ है 5, यानी कि 7 रेशो 5 है पाउंड स्टर्लिंग और यूरो की रेशो। हाउ मैनी यूरोज कैन बी बॉट फॉर $14। अब हमें रिलेशनशिप चाहिए डॉलर और यूरो का, जबकि हमें दिया गया है डॉलर और पाउंड स्टर्लिंग का और पाउंड स्टर्लिंग और यूरो का। इसके लिए पहले हम ट्रिपल रेशो से डॉलर और पाउंड की रेशो निकालते हैं। अब इनको हम एक लाइन में लिखते हैं और पाउंड स्टर्लिंग कॉमन है इसलिए उसको दरमियान में लेकर आएंगे। $5 4 पाउंड स्टर्लिंग और 7 पाउंड स्टर्लिंग 5 यूरोस। अब हम 5 को 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 20, उसके बाद 4 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 35। अब हमारे पास इन तीनों की रेशो आ गई। इसमें डॉलर और यूरो की रेशो है 35:20, यानी कि डॉलर टू यूरो रेशो है 35 और 20 की। इसमें कॉमन फैक्टर है 5, 5 7 35 एंड 5 4 इज 20, यानी कि अब हमारे पास डॉलर और यूरो की रेशो है 7:4। अब हम इस पे शेयर फ्रॉम शेयर की इक्वेशन लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि $1400 के कितने यूरो आएंगे। यूरोस जो कि हमने बताने हैं ओवर डॉलर 1400 इज इक्वल टू रेशो ऑफ यूरो 4 एंड रेशो ऑफ डॉलर इज 7। तो यूरो इज इक्वल टू
1400 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 और ये इक्वल होता है 800 की, यानी कि $1400 के 800 यूरोस आ सकते हैं। इफ P रेशो Q इज 3:4, P Q की रेशो है 3:4 एंड Q रेशो R इज 8:9 और हमने बताना है कि P और R की रेशो क्या है। अगेन इसमें Q कॉमन है, इसलिए Q को हम दरमियान में ले आते हैं और रेशोज़ को एज़ यूजुअल मेथड के मुताबिक इस तरह लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 9 से 36, 8 को 4 के साथ 32 और 8 को 3 के साथ तो 24। इसमें P और R की रेशो हमने लेनी है। P रेशो R, P है 24 और इसकी रेशो है 36। अब इसमें 12 कॉमन फैक्टर है, 12 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2:3, यानी कि P और R की रेशो 2:3 होगी। Proportion appear in many forms in the quantitative section of the test and they tend to give test takers trouble, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं और अमूमन स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं। ये प्रोपोर्शन प्रॉब्लम may involve a basic ratio, for example apples to banana or varying rates price per gallon वगैरह। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड को अडॉप्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिलेशनशिप यानी कि रिलेटिव वेरिएशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह काम हो रहा है और वहाँ पर लेबर फोर्स यानी कि नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज़ किया जाता है, तो अल्टीमेटली क्वांटिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये एक वेरिएशन है, यानी कि अगर एक चीज़ वेरी करती है तो उसके साथ दूसरी भी वेरी करती है। अगर नंबर ऑफ मैन कम कर दिए जाएं तो काम भी कम होगा। तो इस किस्म की वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। मज़ीद एग्जांपल के लिए, इफ़ यू परचेज मोर क्वांटिटी यू विल हैव टू पे मोर मनी। आपको पेमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदते हैं। इफ़ यू ड्राइव मोर, अगर आप गाड़ी को ज़्यादा चलाते हैं तो फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। ये है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। इसके अगेंस्ट दूसरे साइड पर है इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। अगर आप गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ कर दें तो आपको किसी जगह जाने में टाइम कम लगेगा, जहाँ जितने टाइम में पहले जा रहे थे उससे कम टाइम में आप वहाँ पहुँचेंगे अगर आप पहले के मुकाबले में स्पीड ज़्यादा कर दें। इसी तरह से अगर किसी जगह काम हो रहा है और वहाँ पर आप लेबर फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। अगर नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज, टाइम डिक्रीजेस। ये है इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें एक चीज़ इंक्रीज़ की जाए तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। In a courier company, 50 men require 10 hours to prepare 1200 boxes। यानी कि अब हम गिवन एंटिटीज़ के नेम को ऊपर लिख लेते हैं, men, hours and boxes। 50 men, 10 hours and 1200 boxes। यानी कि 50 men 10 आवर्स में 1200 बॉक्सेस तैयार करते हैं। ऑर्डर ऑफ वंस द कंपनी रिसीव द ऑर्डर ऑफ 3200 बॉक्सेस हो गए 3200। टू प्रोसेस द कंपनी असाइन 40 मैन, और मैन अवेलेबल मैन जो इस काम को कर रहे हैं वो 40 हैं। आपने बताना है कि ये काम कितने घंटे में ख़त्म करेंगे। आप देखें कि मैंने सबसे ऊपर
एंटिटीज़ के शॉर्ट नेम लिख दिए। फिर उसके बाद ये रो है जो कंप्लीट है, यानी कि 50 मैन 10 आवर्स में 1200 बॉक्सेस प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी रो, और ये हमेशा नीचे ही आएगी, नीचे वाली रो के अंदर एक वेरिएबल मौजूद है जो कि अननोन है, यानी कि ये हमने बताना है, जबकि बाकी दोनों क्वांटिटीज़ दी गई हैं। जिस रो में अननोन मौजूद है उसको आप नीचे रखेंगे और जो कंप्लीट रो है उसे आप ऊपर रखेंगे। और उसके बाद सबसे पहला काम ये है, और इसमें ये ख्याल रहे कि रोज़ के सिलसिले में तो आप इम्पोर्टेंस देंगे कि कंप्लीट रो ऊपर आएगी और इनकम्प्लीट रो नीचे आएगी, लेकिन कॉलम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये आवर्स जो अननोन कॉलम है इसको अगर आप इधर भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैन को इधर लिख देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेथड ये होगा कि जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो जिस कॉलम में है, जैसे कि आवर में अननोन एक्स मौजूद है जो हमने मालूम करना है, तो इस कॉलम के साथ आप अपवर्ड एरो लगा दें। ये याद रहे कि सिंगल एरो से कोई रिलेशनशिप शो नहीं होता, रिलेशनशिप दो चीज़ों में होता है। इसलिए इस एरो को अप लगाने से ये मतलब नहीं है कि कोई ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है या इंक्रीज़ को शो कर रहा है। ये जस्ट सिंबल है जो हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जब हम इसको सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें इल्म होगा कि इसका रिलेशन दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ क्या है। अब आवर्स के साथ हम बारी बारी दूसरी क्वांटिटीज़ का रिलेशन लेते हैं। आवर के साथ मैन का रिलेशन। अब ये ख्याल रखना है कि आपने इन दी गई क्वांटिटीज़ को नहीं देखना, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इससे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन दोनों क्वांटिटीज़ में से जितनी भी वैल्यूज़ दी गई इनको आप भूल लें। इनको आपने नहीं सोचना कि ये इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़, आपने रिलेशन लेना है आवर और मैन में विदाउट कंसीडरिंग दीज क्वांटिटीज़। और दूसरी बात ये कि बॉक्सेस को आप फिक्स कर दें, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ये फिक्स हैं। वेरिएशन सिर्फ आवर और मैन में लेनी है आपने, यानी कि बारी बारी लेंगे, उसके बाद आवर की बॉक्सेस से भी लेनी है, लेकिन फ़िलहाल हम मैन और आवर की रिलेशनशिप लेनी है। तो आप ये देखें कि किसी एक चीज़ को इंक्रीज़ करने से दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट होता है। इफ़ नंबर ऑफ मैन इज़ इंक्रीज, टाइम इज़ डिक्रीजेज। अगर किसी जगह काम हो रहा है वहाँ पर आप लेबर फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे, यानी कि मैन इंक्रीज़ किया जाए तो आवर डिक्रीज़ हो जाते हैं, या आवर डिक्रीज़ करें तो कम आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन है। आप किसी तरह भी सोच सकते हैं, मैन को इंक्रीज़ कर लें या आवर्स को इंक्रीज़ कर लें, रिलेशन नहीं बदलेगा। आदमी ज़्यादा होंगे, जल्दी काम ख़त्म होगा। अगर आपने जल्दी काम करना है तो आपको आदमियों की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि आदमी इंक्रीज़ होते हैं। अब हम आवर्स के लिहाज से इसका रिलेशन देखते हैं कि आवर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो मैन डिक्रीज़ करने होंगे, क्योंकि आप स्लो काम कराएंगे या आदमी कम चाहिए स्लो काम करने के लिए। और अगर आपने काम जल्दी करना है यानी कि आवर्स को डिक्रीज़ करना है तो आपको आदमियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ये क्लियरली इन्वर्स रिलेशन है। इसलिए अगर इसका एरो अप है तो इसका एरो डाउन होगा। उसके बाद अब हम आवर और बॉक्सेस का रिलेशन लेते हैं। इस सेम, अब आप मैन के बारे में भूल जाएं, मैन को आप फिक्स कर दें कि ये शामिल नहीं है और ये फिक्स रहेंगे। इसी तरह से आपने इन गिवन क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं सोचना कि ये क्या दी गई हैं, ना इन्हें देखना है। आपने आवर और बॉक्सेस में रिलेशन लेना है। अगर आपने बॉक्सेस ज़्यादा बनाने हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर ज़्यादा घंटे काम किया जाएगा तो बॉक्सेस भी ज़्यादा बनेंगे। इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिलेशन है, और क्योंकि आवर का एरो अप है तो इसका भी अप हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। अब जब आप एरो लगा लें तो आपका एक्चुअल वर्क ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ कैलकुलेशन बकाया है। अब आप क्या करेंगे कि इनकी टेल्स को दायरे में कर लें, सिर्फ याद रखने के लिए जितने एरो आपने लगाए हैं उनकी टेल्स वाली क्वांटिटी को दायरे में कर लें। आप देखेंगे मैंने सिर्फ टेल्स को दायरे में किया है ताकि ये याद रहें और भूल ना जाए। उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे,
आप देखें कि ऊपर वाली क्वांटिटी सारी वो हैं जो दायरे में थी, यानी कि टेल वाली क्वांटिटी मैंने सारी ऊपर रखी हैं और जो एरो के हेड की तरफ थी वो सारी नीचे आई हैं। और जो अननोन था उसको इक्वेशन के एक साइड पर लिखा गया है और बाकी दोनों नोन क्वांटिटीज़ को, जो कि कंप्लीट क्वांटिटीज़ थी, उनको दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब x आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाय ये 40 से इसका 0 कैंसिल, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए तो ये आ गया 32/12। अब इसे आप कैंसिल करके सिंप्लीफाई करें। टू मल्टीप्लाइड बाय 50/3 यानी कि 100/3। ये राउंड फिगर नहीं आ रही, यानी कि इसको अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 33 आवर्स। इस एग्जाम्पल में 50 men can do a job in 5 days. How many men are required to do the same job in 2 days? अब हमें जो मेन एंटिटीज दी गई है वो मैन और डेज। 50 men in 5 days और 2 days के लिए आपने मैन की क्वांटिटी बतानी है, तादाद बतानी है। तो हमने एरो अननोन के साथ एरो लगा दिया और मैन और डेज में रिलेशन होता है इनवर्स। इफ़ नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीज द टाइम विल बी डिक्रीज टू फिनिश द जॉब, यानी कि डेज कम हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा लेबर फोर्स लगाएंगे या आदमी ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी काम कर लेंगे, और डेज कम हो जाएंगे, यानी कि ये रिलेशन इनवर्स है। अब एरोज के हेड टेल्स को दायरे में कर लें तो ये अब आपके पास बनता है x/50 इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 125. A certain pole cast a shadow of 24 feet long. At the same time, another pole 3 feet high cast a shadow of 4 feet. यानी कि पोल और शेडो। पोल अगर 3 फीट का हो तो उसका शेडो है 4 फीट का, और हमने बताना है कि 24 फीट का अगर शेडो हो तो पोल की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। अब रिलेशनशिप देखें, पोल अननोन है इसलिए हमने इसके साथ अपवर्ड एरो लगा दिया, और इसमें अब रिलेशन क्या है, आप देखें कि बड़ी चीज़ का साया भी बड़ा होता है। अगर पोल बड़ा होगा तो उसका शेडो भी बड़ा होगा, इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब इनकी टेल्स को दायरे में कर लें और ये इक्वेशन आपके पास बन गई। x/3 इज इक्वल टू 24/4 और x की वैल्यू आ जाती है 18 फीट। टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 7/5 and their difference is 20. What is this smaller number? Larger number L और smaller number S, इन दोनों का डिफरेंस है 20, जो कि हमें दिया गया है कि the difference is 20। इसमें से हमने लार्जर नंबर L ले लिया और स्मॉलर नंबर S, उनका डिफरेंस आ गया 20, और इनकी रेशो हमें दी गई है लार्जर टू स्मॉलर इज इक्वल टू 7/5, यानी कि 5L इज इक्वल टू 7S, जबकि L माइनस S 20 है और हमने स्मॉलर नंबर की वैल्यू बतानी है। हम यहाँ से स्मॉलर लार्जर नंबर को वैल्यूएट करते हैं तो वो आता है 7/5 ऑफ स्मॉलर नंबर,
और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हम स्मॉलर नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये L की वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दें, 7/5s माइनस s इज इक्वल टू 20। सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7s माइनस 5s इज इक्वल टू 100। ये सारी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, यानी कि 2s इज इक्वल टू 100 और स्मॉलर नंबर इज 50।